हेलो सना। हेलो। हेलो। यस मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है हेलो। ना? यस हाँ, मैम, आ रही है। क्लियर है आवाज? चलो ठीक है। यस शबीर। नहीं मैम, शांभवी है। ये बताओ, हम लोग उस दिन कहाँ तक पढ़े थे? सेकंड चैप्टर चल रहा था ना हम लोग का? सेकंड चैप्टर था। यस मैम। तो उसमें क्या पढ़ना था? कहाँ तक पढ़ चुके थे? भारत की तलाश हो गया था, भारत माता हो गया था, ठीक। भारत की विविधता भी हो गया था। इसमें कहाँ तक यस पढ़े थे? मैम। हाँ, बताओ, याद है कुछ? नहीं याद है? चलो ठीक है, यहाँ से पढ़े थे। पठान वाला पढ़ना था ना, भारत की। ठीक, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका था कि मानसिकता विकसित कर ली थी और पूरी तरह नहीं बदल सकी थी। पेज नंबर है 13 पे। मिला तुम्हें सना? यस मैम। बुक नहीं है मैम, भारत की खोज। हेलो, बुक नहीं है? चलो और बच्चे भी आ जाए तब से। सब्बीर। बाकी के पास है? चलो स्टार्ट करें, आ गए सब? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निकाल ली हो ना बुक? यस मैम। ठीक। यस मैम। तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा था कि भारत की विविधता अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है। उनका रीति रिवाज अलग होता है, उनका खान पीन अलग होता है। तो यही सब हम लोग ने अभी तक देखा था। अब देखो यहाँ से क्या स्टार्ट है। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। जो पठान और तमिल है, क्षेत्र है, जो देश है, उनकी जो उदाहरण है वो चरम सीमा पे है। लेकिन जो बाकी देशों की जो स्थिति है वो इन दोनों के बीच में ही रहती है। सबकी अपने अपने अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता, जो भारतीय लोग हैं उनकी होती है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र और असमी कन्नड़, जो ये सब देश हैं, हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों तक अपनी अलग अलग पहचान बनाए रहा है। जो है ये जो सब देश हैं वो अपनी अपनी क्या कर रहा, अलग अलग पहचान बना रहा है। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इसे पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। जो ये सब बताया जा रहा है, इनकी परंपराओं और अभिलेख तो अलग अलग थे, लेकिन इनकी विरासत एक थी कि जिनको क्या बताया जा रहा है, इनकी जो राष्ट्रीय विरासत थी वो एक थी। और उनकी राष्ट्रीय विरासत में देखो क्या था, उनकी राष्ट्रीय विरासत में था एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति सभ्यता जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करती है।
करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। बात मत करो सना। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु, बाहरी तत्वों के या विशेष विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। फिर उसके बाद है किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। क्या बात मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के पास जरा डिस्टर्ब हो रही ना, म्यूट करो अपना माइक सब। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जो देशीय समूह है वो भले एक दूसरे से क्यों ना जुड़े हों, लेकिन उनमें क्या होती, भिन्नताएं हमेशा बनी रहती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यहाँ बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और समानांतर धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने एक ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। क्या बताया जा रहा है कि जो अपना भारत होता है, जैसे अपना घर होता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, महसूस करते हैं ना कि हमारा अपना घर है। और जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो क्या होता है, हम उतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। वहां पे धार्मिक जो थे और जात पात का जो था वो संबंध बहुत ही अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की अपनेपन की अनुभूति करता था, लेकिन जो भारत का व्यक्ति है वो हर जगह अपनेपन का ही एहसास करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर अजनबी और परदेसी महसूस करता था। जो भारत में रहने वाला व्यक्ति था वो जब अपने भारत में ही रहता था तो अपनेपन का एहसास उसको रहता था, लेकिन जब वो दूसरे जैसे ही प्रदेश में जाता था तो क्या होता था, मैं अपनापन का महसूस नहीं कर पाता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई। जो राष्ट्रीयवाद होती है उसकी अवधारणा क्या है, और अधिक विकसित हो गई है, जो यहाँ देखने को मिलती है। विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। जो यहाँ पे है भारतीय है वो अपना एक समूह बनाते, समुदाय बनाते हैं, एक गुट बनाते हैं, जिसमें वो एक साथ रहकर वो एकजुट रहकर, भले उनमें भीतरी मतभेद हो। क्या बताया जाए, जो भारतीय हैं उन वो एक साथ तो रहते हैं, भले उनमें क्या होता है एक अपना आपसी प्रेम ना हो, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। आवाज आ रही है सबीर? सना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारे अंदर क्या है, अलग अलग तस्वीरें हैं। और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोचता। ये हकीकत होता है कि हम, हमारे मन में जो चीज है या हम जैसा किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उस चीज को लेकर वैसा कभी भी नहीं सोचेगा। हमारी सोच आपकी सोच से भिन्न हो जाती है ना, कभी कभी एक हो जाती हो, कभी कभी क्या होता है भिन्न, लेकिन अक्सर हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जैसा हम सोच रहे वैसा दूसरा भी, हमारे सामने वाला भी सोच रहा होगा। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। वर्षा ऋतु, उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहज सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु में कश्मीर के किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कलकल खलकल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है जो देश है जो अलग अलग तरीके से हैं, दक्षिण है, हिमालय हो गया, कश्मीर है, तो वहाँ की घाटी क्या है, सब अलग अलग है। तो वो क्या है, वहाँ पे फूलों से लदा हुआ है और जो उनके बीच से एक झरना बह रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा है जन संस्कृति, इसी में है हमारा जन संस्कृति। जन संस्कृति में देखो क्या है, मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। जो जन संस्कृति जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं, अब वो संस्कृति कल्चर के बारे में आ गए कि वहां का कल्चर उनका कैसा था। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पे मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुरा कथाओं का मेल था और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इसमें क्या था, जो भारत के जो प्राचीन महाकाव्य थे, जो प्राचीन महाकाव्य थे क्या थे हमारे, रामायण और महाभारत, ठीक है, ये क्या थे, प्राचीन महाकाव्य थे। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जो और भी ग्रंथ है, गीता, उपनिषद, विष्णु पुराण, ये सब जो हैं वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। जो जो ये घटना होती है, कथा है, वो क्या लोगों पे ही निर्भर थी ना। रामायण भी क्या था, किसी के बारे में बताया गया था ना कि उसमें कैसे राम ने त्याग किया, किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने कार्य किए। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ क्या था, लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीण को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी
प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्य मोड़ देते तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पूरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाल नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम है, जिस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयव वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में नम्रता, गरिमा, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच गुजरते मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पे पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुख हो जाता था। मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते उनके हालात बेहतर हो और उनके पास कुछ करने का ज्यादा अवसर हो। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और सुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता भल मानस साथ थी जो हजारों वर्ष सांस्कृतिक विरासत की देन है, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी से नहीं बिटा पा रहा। इसमें सीधा सा ये है बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो संस्कृति हमारी है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो परंपरा महाकाव्य हैं उनको पढ़े थे वो लोग, उन्होंने संस्कृति उनको अपनाया था कि नहीं अपनाया था। फिर उसके बाद उनके सौंदर्य को बताया जा रहा है और भ्रष्टाचार, संस्कृति हमारी क्या कहलाती है, भ्रष्टाचार जो पैदा हो रही थी, अभाव असुरक्षा की स्थिति बनी थी, ये भी नहीं देखने को मिली थी। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर स्टार्ट करते हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देते, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, पढ़ रहे हैं फिर बता रहे हैं। ठीक है, भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। जो भारत की पीछे की तस्वीर, अतीत मीन्स होता है पीछा, ठीक है, पास्ट जो होता है, पहले की जो तस्वीरें थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है कि भारत हमारा कैसा था, जो अतीत था हमारा वो भारत के कैसे थी, वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। जिस अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं, इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है वो एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं था कि इन दोनों के बीच ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। क्या था कि जो मोहनजोदड़ो था और हड़प्पा था, इन दोनों में काफी दूरी थी, लेकिन ये नहीं पता था, तस्वीर तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला था भारत की, लेकिन ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच ऐसे और भी नगर हैं जहाँ पे हमें भारत के अवशेष मिलेंगे, जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया था। जो प्राचीन पुराकालीन जो थे सब प्राचीन मनुष्य, ये नहीं पता था कि वो लोग ने इनको बसाया था।
यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इसे सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए, महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली, उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इसमें क्या था, मेन जो था इस सभ्यता की मुख्य बात क्या थी, प्रधान मीन्स क्या होता है, मुख्य बात थी कि जो ये सभ्यता थी वो धर्मनिरपेक्ष था। इसमें धर्म का कोई भी नहीं था कि कौन किस धर्म का है, सभी एक जैसा मानते थे, इसमें धर्मनिरपेक्ष था। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी से इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए। क्या हुए, इसमें अगिनत ही परिवर्तन होते चले आए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा चली आ रही परंपरा और रहन सहन के लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। क्या था कि वहां का जो रीति रिवाज था मोहनजोदड़ो का जब था और अब का जो रीति रिवाज थे उसमें क्या था, ज्यादा अंतर नहीं था। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। यह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, उनसे कलाओं जीवन की सुख सुविधाओं से उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और तंत्र का निर्माण भी किया है। क्लियर है? ठीक Yes, है, ma'am. तो नेक्स्ट अब जो है आर्यों का आना, फिर हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी इतना तो है, काफी है इतना। देखो कुछ हम Yes. मीनिंग बता दे रहे हैं जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी। कहाँ तक बताए थे मैम, जहाँ तक उस दिन पढ़ाए थे दंत यहाँ तक कथा का तक बताए थे, वर्ड मीनिंग बता दिए थे ना। देखो हैरत अंगेज का मतलब होता है विस्मयजनक। ठीक, फिर है दंत कथा, जनश्रुति, फिर क्या है पुरागाथा, प्राचीन,
प्रशंसा की। ठीक, इसी तरह हम आगे लिखवाते चलेंगे। ठीक है, और उद्घाटित मतलब होता है, अवसाद मतलब होता है, दिख रहा है यहाँ तक? देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, अवसाद मीन्स होता है उदासी, ठीक है, सुस्ती। फिर है उसके बाद उद्घाटित, इसका मतलब होता है खोला। ठीक, तो समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, सबीर, सना, संभवी कौन है? क्लास सेकेंड की। तो 8th में क्या कर रही है? पता नहीं मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टिक कर लो जहां तक हमने पढ़ा चुका है। ठीक है।